मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। आज का हमारा वीडियो जो है वो एक लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर आधारित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है 24 जुलाई 2020 को। ये जो जजमेंट है ये एक अपील के ऊपर है। एक जमानत की अपील दायर की गई थी। एक व्यक्ति ने जिसका नाम वैभव उबाले था, उसने बम्बई हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी। वो गैंग रेप का आरोपी था और उसने ये अपील की थी कि चूँकि वह युवा है और जो डीएनए की रिपोर्ट आई है उसमें उसका और जो गैंग रेप से जिस लड़की को बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे का डीएनए और इसका डीएनए मैच नहीं होता है आपस में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है गैंग रेप का आरोपी नहीं है। तो इस आधार पर जमानत उसको दी जाए। तो ये जमानत की अर्जी जो है वो इस व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी और 24 जुलाई 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना एक जजमेंट दिया है। तो आज की वीडियो में हम उस जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत पहुंच जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंग रेप के एक मामले में ये कहा है कि डीएनए रिपोर्ट आरोपी को यौन उत्पीड़न के अपराध से दोष मुक्त नहीं करती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि गैंग रेप के बाद पैदा हुए बच्चे की डीएनए रिपोर्ट आरोपी के पितृत्व को स्थापित नहीं करती है। सिर्फ इस आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने एक वैभव उबाले की तरफ से जो दायर जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया। वैभव उबाले पर यह आरोप था कि उसने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। 25 वर्षीय आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि डीएनए रिपोर्ट जो है वो पिता होने का सबूत नहीं दे रही है, पितृत्व को स्थापित नहीं करती है, तो इस चरण में आवेदक को रिहा करने के लिए कोई आधार नहीं है। ये नहीं माना जा सकता है कि डीएनए अगर मैच नहीं हो रही है बच्चे से तो उसने सामूहिक रेप नहीं किया है या वो रेप का आरोपी नहीं है और इस चरण में आवेदक को रिहा नहीं किया जा सकता है, जबकि इस मामले की जांच भी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो गिरफ्तार हो चुका है, उसकी ये सिद्ध हो रहा है कि उसने गैंग रेप में वो सम्मिलित था। तो ऐसे चरण में उसको इस आधार पर कैसे जमानत उसकी मंजूर की जा सकती है। इस बात की और ये भी न्यायालय ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि वो अगर एक बार रिहा हो जाएगा तो वो पीड़ित लड़की पर दबाव बनाएगा। जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री को देखते हुए आरोपी को केवल इस आधार पर भी जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता कि वह एक युवा है। दो आधार पर लगाई गई थी याचिका जमानत की। एक ये कि डीएनए मैच नहीं हो रहा बच्चे से और दूसरा ये कि आरोपी युवा है तो उसकी जमानत इस आधार पर मंजूर हो जानी चाहिए। तो न्यायालय ने इन दोनों आधारों को निरस्त करके उसकी जमानत को खारिज कर दिया। आवेदक के ऊपर आईपीसी की धारा 376 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 यानी कि पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5G, 5J, 6, 8 और 12 के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। एफआईआर के संबंध में गिरफ्तार किया गया था वो, मतलब ये एफआईआर दर्ज हुई और इन सारे जो उसके ऊपर आईपीसी की और जो पोस्को की जो धाराएं लगी हैं उनके अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया था। फिर उसकी जांच की गई थी। जांच के बाद पुणे स्थित
जिला एवं विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 25 सितंबर 2019 को एक आरोप पत्र दायर किया था और आरोप पत्र दायर करने के बाद अभियुक्त पर तथा 2 अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आईपीसी की धारा 376D के तहत आरोप लगाए गए और इसके अलावा पास्को अधिनियम से संबंधित जो प्रावधान अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उसके तहत भी मामले को बनाया गया। आवेदक की ओर से उसके अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उसे बिना किसी तुक के, बिना किसी कारण के उक्त अपराध का आरोपी बना दिया गया है। यौन उत्पीड़न के कथित कृत्य से जो बच्चा पैदा हुआ है, जो सामूहिक बलात्कार उस लड़की के साथ किया गया है या जो भी उसके साथ यौन उत्पीड़न उसका किया गया है, उससे जो बच्चा उसको पैदा हुआ है उसकी डीएनए रिपोर्ट जो है मतलब वो उस जो जमानत ले मांग रहा है उसकी डीएनए रिपोर्ट से मैच नहीं होती है। तो डीएनए रिपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भरता जताते हुए उन्होंने ये तर्क दिया कि इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि आवेदक जो है वो उक्त बच्चे का पिता नहीं है, यानी कि उसने रेप नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि डीएनए रिपोर्ट आरोपी को इस यौन उत्पीड़न के अपराध से दोष मुक्त करती है। पीड़िता ने 6 नवंबर 2018 को एक बच्ची को जन्म दिया था, जबकि गर्भावस्था के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी, मतलब वह नाबालिग थी। कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन ने एक अधिकारी ने इस संबंध में उसकी मां से पूछताछ की थी। पीड़िता ने अपनी मां और महिला सतर्कता समिति की सदस्य की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराया था। पीड़िता हाई स्कूल बड़गांव शहरी में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई, परिचय हुआ। जब फरवरी-मार्च 2018 में उसकी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, तो उस समय उसकी 2 अन्य और सहेलियां थीं। वो तीनों साथ में मिलकर उस लड़की के घर गई पढ़ाई करने के लिए, और जब वो पढ़ाई करने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही थी तीनों, तो उसी दौरान में उनकी मुलाकात जो है वो आवेदक से हुई थी, जो उसी इलाके का रहने वाला था। और इस मुलाकात के तीसरे दिन फिर से आवेदक से मिलवाया गया और उसकी सहेलियां उसे आवेदक के घर भी लेकर गईं। कुछ कारण से उसकी जो सहेलियां थी दोनों, वह आवेदक के साथ अकेला उस लड़की को छोड़कर और चली गई और आवेदक ने इस स्थिति का लाभ उठाया। इसी दौरान उसके 2 दोस्त थे, वो कुछ खाने पीने का सामान लेकर उसके घर पहुंच गए और खाने पीने का सामान देकर वो तो वापस चले गए। आवेदक ने पीड़िता को शीतल पेय पिलाया जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। उसको पीने के बाद जो पीड़िता थी उसको नींद आने लग गई, चक्कर आने लगे। तो आवेदक ने उससे कहा कि मेरे बेडरूम में आराम कर लो, जबकि उसके दोस्त जो चले गए थे खाना देकर वो वापस लौट आए। हालांकि आरोप ये लगाया गया है कि उसके बाद आवेदक और उसके 2 दोस्तों ने पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना के परिणामों के डर से पीड़िता ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, न उसने अपनी मां को बताया कि वह गर्भवती हो गई है। 5 दिसंबर 2018 को जब उसके पेट में दर्द हुआ तो उसकी मां उसे हॉस्पिटल लेके गई, जिसके बाद उसकी मां को उसके गर्भवती होने के बारे में पता चला। अभियोजन और आवेदक की ओर से दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने ये कहा, आवेदक ने भी अभियोजन और आवेदक दोनों की दलील सुनी। आवेदक कौन? जिसने जमानत की याचिका लगाई थी। अभियोजन जो पीड़ित व्यक्ति की ओर से जिसने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। तो दोनों की दलीलों को सुना और सुनने के बाद बम्बई हाई कोर्ट की जो न्यायालय थी उसने ये कहा कि आरोप पत्र में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। जो आरोप पत्र लगाए गए हैं उसमें आवेदक के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। आवेदक के खिलाफ जो मामला है गैंग रेप का, वो एक गंभीर मामला है।
वह उन 3 आरोपियों में से एक है जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था और एक गरीब, असहाय, पीड़ित लड़की की स्थिति का लाभ उठाया था। आवेदक एक बलात्कार के मामले में लिप्त है। ऐसे में इस चरण में आरोपी को केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि डीएनए रिपोर्ट पितृत्व का समर्थन नहीं करती। इस बात की पूरी संभावना है कि वह एक बार रिहा होने के बाद पीड़ित लड़की पर दबाव बनाएगा। जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री को देखते हुए आरोपी को केवल इस आधार पर भी जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है कि वह एक युवा है। ऐसे में जमानत पर रिहाई का कोई मामला नहीं बनता। तो कुल मिला के जो बम्बई हाई कोर्ट है उसने इस आधार पर उसने जो जमानत मांगी थी उसकी जमानत देने से उसका इनकार कर दिया। ये जो करंट के केस है ये मैं आपको आपके सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये आपको मैं बीच बीच में करंट के केस इसलिए दे देती हूँ कि जो एलएलएम कर रहे हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट के सब्जेक्ट को जानना, करंट के विषय को कि अभी वर्तमान में कौन सा डिसीजन हुआ है और किससे संबंधित वो डिसीजन था, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो सीजे की, एडीपीओ की, एडीजे की तैयारी कर रहे हैं, जो एलएलएम कर रहे हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं और उनके साथ साथ ऐसे लोग भी जो कि लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको ये जानकारी लेनी होती है, जिनको ये पता होना चाहिए कि आम लोगों को भी, आम जनता को भी, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो कौन कौन से नए डिसीजन दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार के अपराधों में जो डिसीजन आ रहे हैं वो भी अलग अलग विभिन्न आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।